स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों फाइनली सुप्रीम कोर्ट का इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एक बहुत बड़ा फैसला आया है। इनफैक्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को काफी फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने और कल तक का डेडलाइन दिया है और कहा है कि कल तक आपको जितनी भी डिटेल हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वो सौंप देनी होंगी और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा एक्शन ले सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ। ये आप खबर देख पाओगे, सुप्रीम कोर्ट पुल्स अप SBI फॉर नॉट furnishing details, ask what steps have you taken in 26 days। तो इसको हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है यहां पर और स्पेशली SBI की तरफ से क्या आर्गुमेंट था और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का इसको लेकर क्या आर्गुमेंट था। आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो GS फाउंडेशन का बैच है वो आप ले सकते हैं। इस बैच के तहत आपको पूरी तैयारी कराई जाती है, पर्सनल मेंटर आपको मिलता है ताकि कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप उनसे टच में रह सकते हैं। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूं और याद दिलाता हूं 15 फरवरी वो डेट था जब सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क वर्डिक्ट सुनाई थी और जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाया गया था सरकार के द्वारा 2017 में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और कह दिया कि ये गलत है, क्योंकि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसमें क्या हो रहा था कि जो भी डोनर था, जो पैसा दे रहा था जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को, उसका नाम पब्लिक के सामने नहीं आता था। तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं वो इमीडिएट बेसिस पर बंद होना चाहिए। तो उसको तो बंद कर दिया, लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया कि पास्ट के जितने भी डोनर्स हैं, किस पर्सन ने, किस कंपनी ने पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, कितना पैसा दिया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के तहत वो यहां पर पब्लिक होना चाहिए। और इसके लिए देखिए क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था SBI को कि जो भी डिटेल है वो आप 6 मार्च तक सबमिट कर दीजिए, किसको, इलेक्शन कमीशन को, और फिर जो इलेक्शन कमीशन है वो अपने वेबसाइट पर उसको पब्लिश कर देगी। लेकिन क्या होता है, 6 मार्च का जो डेडलाइन है वो चला जाता है और SBI एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को यह कहती है कि हमें अभी और वक्त चाहिए। उनका कहना था कि हमें 30 जून तक का समय चाहिए ताकि जितनी भी डिटेल्स है हम उसको इकट्ठा कर सकें और यहां पर पब्लिश कर सकें और इलेक्शन कमीशन को दे सकें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखिए यहां पर साफ साफ कहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। मतलब हमारा जो वर्डिक्ट था वो साफ था कि आपको 6 मार्च तक जितनी भी डिटेल्स हैं वो सबमिट करनी है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो हम आपको एक दिन का और वक्त दे रहे हैं, मतलब कल शाम तक SBI के पास अब वक्त है कि जितनी भी डिटेल्स हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट करनी होंगी। और फाइनली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो फ्राइडे तक, ध्यान रखिएगा 15 मार्च तक शाम 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो सारी डिटेल्स अपने वेबसाइट पर लगा देगी। मतलब SBI ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली पब्लिक को बताएगी, SBI कल तक इलेक्शन कमीशन को वो सौंपेगी डिटेल और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 15 मार्च शाम 5 बजे तक अपने वेबसाइट पर उसको डाल देगी। और मान लीजिए अगर SBI ऐसा नहीं करती, अगर मान लो कल तक SBI ये जितनी भी डिटेल है वो नहीं सौंपती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, तो यहां पर क्या होगा। देखो एक्चुअली हुआ क्या था कि जब SBI ने 6 मार्च का ये पूरा डेडलाइन नहीं किया, मतलब डेडलाइन खत्म हो गया था और SBI ने डिटेल्स नहीं सौंपी थी, तो यहां पर एक NGO है जिसका नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, और मैंने वीडियो भी बनाया था इससे रिलेटेड कि ADR ने एक पिटीशन डाला सुप्रीम कोर्ट के अंदर और ये कहा कि देखिए ये एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ। आपको पता होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, हमारे देश के अंदर एक कानून है 1971 का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, जिसके तहत 2 तरह के कंटेम्प्ट होते हैं, एक होता है सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट वो होता है जब आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जजों के खिलाफ कुछ बोलते हो, कहीं पर लिखते हो, किसी भी तरह की चीजें करते हैं आप किसी भी कोर्ट के खिलाफ, उसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट के तहत किया जाता है। और
जो सिविल कंटेम्प्ट है वो बेसिकली क्या होता है कि मान लो अगर कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया, जैसे कि इस केस में कोर्ट ने 6 मार्च का डेडलाइन दिया था एसबीआई को कि आप जितनी भी डिटेल्स हैं वो सौंप दीजिए, लेकिन एसबीआई ने ऐसा नहीं किया, तो उस केस में ये एक तरह से सिविल कंटेम्प्ट होता है। तो एडीआर ने कहा कि देखिए यहां पर एसबीआई ने आपकी बात नहीं मानी, तो इसलिए ये कंटेम्प्ट का जो पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल किया गया एसबीआई के खिलाफ। और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा है कि अगर कल तक एसबीआई हमारी बात नहीं मानती है तो हम उनके ऊपर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग कल से चला देंगे। मतलब अब यहां पर एसबीआई को डिसाइड करना होगा कि क्या वो एक्चुअल में डेटा जो है इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड वो पब्लिश करेगी कि नहीं करेगी। अब देखिए यहां पर एसबीआई का आर्गुमेंट क्या है। अब आप में से कई लोग जानना चाहते होंगे कि आखिरकार एसबीआई यहां पर डेटा क्यों नहीं निकाल रही है, दिक्कत क्या है। तो इसको लेकर एक बहस चली थी एसबीआई में और सुप्रीम कोर्ट में। और ऑब्वियस सी बात है, मैं ये तो है, ऐसा तो है नहीं कि एसबीआई के चेयरमैन यहां पर बहस करेंगे। बेसिकली एसबीआई एक वकील को अपॉइंट करती है, एंड आई एम श्योर कि आप सभी ने नाम सुना होगा सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे का। तो हरीश साल्वे जी एसबीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। और ध्यान से सुनिएगा कि उनका आर्गुमेंट क्या था, मतलब वो क्या कहना चाह रहे थे एसबीआई के डिफेंस में। देखिए उन्होंने ये कहा कि जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाया गया था 2017 में, तो बेसिकली एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। आपको पता ही है इलेक्टोरल बॉन्ड जो था उसके तहत अगर मान लो मुझे 1 लाख रुपए देना है किसी पार्टी को, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, किसी को देना है अगर मान लो, तो मैं क्या करूंगा, कुछ सेलेक्टेड एसबीआई के ही ब्रांच में जाऊंगा और वहां पर जाकर बॉन्ड खरीदूंगा और वो अनोनिमस होगा, किसी का नाम नहीं लिखा होगा, और वो बॉन्ड मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को जाकर सौंप दूंगा और वो पॉलिटिकल पार्टी 15 दिन में वापस एसबीआई के पास जाएगी और वो 1 लाख रुपए ले लेगी। तो इस तरह से पूरा ये सिस्टम चलता है, लेकिन कहीं पर भी किसी का नाम नहीं होता। तो बेसिकली क्या है कि ये जो बॉन्ड वाला स्कीम लाया गया था, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला, इसमें एसबीआई ने यह कहा है, हरीश साल्वे जी ने यह कहा कि इसका जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो हम कोर बैंकिंग सिस्टम में नहीं डालते हैं, उसको कोर बैंकिंग सिस्टम से बाहर रखते हैं, क्योंकि यहां पर हमें बोला गया था कि किसी भी प्रकार का डेटा लीक नहीं होना चाहिए। मतलब वो 1 लाख रुपए मैंने दिया या फिर अंबानी जी ने दिया, अडानी ने दिया, टाटा ने दिया, बिरला ने दिया, किसने दिया, आखिरकार वो डेटा कहीं पर भी बाहर नहीं जाना चाहिए। ये एक सबसे बड़ी सीक्रेसी थी इसके अंदर। और इसीलिए हरीश साल्वे कह रहे हैं कि हमें वो चीज फॉलो करना था, मतलब एसबीआई को वो चीज फॉलो करना था और हम इसको पब्लिक नहीं कर सकते थे, और इसी की वजह से हमें वो सारे डेटा कलेक्ट करने में अभी समय लगेगा। और इसीलिए हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमें 30 जून तक का समय दे ताकि वो सारे डेटा कलेक्ट करके हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंप सकें। लेकिन देखिए यहां पर इस आर्गुमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या बोला गया। जो डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने बेसिकली कहा कि देखिए हमें तो यह कहा गया था कि जितनी भी डिटेल है वो एक सील्ड कवर में मुंबई की ब्रांच में जमा है। मतलब एसबीआई का जो मुंबई का ब्रांच है वहां पर सील्ड कवर में जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको सील्ड कवर में जमा रखा गया है। और इसीलिए जस्टिस संजीव खन्ना जी का भी यही कहना था कि आपको क्या करना है, आपको बस वो सील्ड कवर खोलनी है, जो डिटेल है वो इकट्ठा करना है और वो सौंप देना है। आप यहां पर क्यों कह रहे हो कि इतना ज्यादा समय लगने वाला है। तो इसको लेकर देखिए हरीश साल्वे जी का कहना था कि देखिए हमें डेटा की से प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास सारे डेटा हैं। मतलब कि किसने बॉन्ड को परचेज किया, कितने रुपए का बॉन्ड परचेज किया, किस पॉलिटिकल पार्टी को वो दिया, तो वो सारे डेटा हैं हमारे पास। लेकिन क्या होगा कि यहां पर हमें हर एक चीज को मैच करना होगा, क्योंकि यहां पर ये सब कुछ अनोनिमस था कि ये पर्सन बॉन्ड खरीद रहा है, इतने रुपए का खरीद रहा है, तो वो सारे डेटा एक साथ नहीं रखे गए हैं, वो डेटा मिसमैच हो सकते हैं। तो हमें वो डेटा को मैच करना है कि किसने कितने का खरीदा। अब मान लो हरीश साल्वे जी ने एग्जाम्पल दिया, मैं वो जो लाइव प्रोसीडिंग्स चल रही थी ना सुप्रीम कोर्ट की, वो मैं सुन रहा था लगातार। तो उसमें हरीश साल्वे जी ने क्या एग्जांपल दिया कि मान लो अगर सपोज कोई पर्सन ए है, ठीक है, अगर उसने 1 लाख रुपए का बॉन्ड परचेज करके बीजेपी को दिया है, ठीक है, लेकिन इन केस हमसे मिसमैच हो जाता है और हम ये कहते हैं कि पर्सन ए ने 1 करोड़ रुपए बीजेपी को दिया है, तो वो जो पर्सन है वो क्या कर सकता है, हमारे खिलाफ केस दर्ज कर सकता है एसबीआई के खिलाफ कि हमने तो 1 लाख का ही डोनेशन दिया था, एसबीआई कह रही है यहां पर जो है इंफॉर्मेशन में कि हमने 1 करोड़ का दिया, हमने तो 1 करोड़ का दिया ही नहीं है। तो ये मिसमैच हो सकता है, ये हमें डर है, हम नहीं चाहते किसी भी प्रकार का मिस्टेक हो। इसीलिए हरीश साल्वे ने कहा कि हमें और 3 महीने का समय चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एसबीआई बेसिकली क्या कह रही थी।
इसको लेकर देखिए अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देखिए हमने आपसे मैच करने के लिए कोई डेटा नहीं कहा है, हमने बस आपको सिंपल सी बात ये कही है कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आप लाइए और उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंप दीजिए। आप ये बार बार जो कह रहे हो ना कि हमें मैच करना है, ये चीजें करनी है, ये बात गलत है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ऑनेस्टी से काम करोगे। एसबीआई देश की सबसे बड़ी बैंक है एक तरह से देश के अंदर, तो ऐसा करना ये गलत है। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने एक और सवाल उठाया कि अगर आपको मैच करना ही था तो पिछले 26 दिनों से आप कर क्या रहे थे? आपको तो ये मैच कर लेना था, वो प्रक्रिया कहां तक पहुंची है? इसी की वजह से फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ निर्णय कह दिया है और बताया है कि कल तक आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो सौंपना होगा, अदरवाइज हम आपके ऊपर कंटेम्प्ट का जो प्रोसीडिंग्स है वो चला सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले कंक्लूजन में आपको यह भी बता दूं कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि हम चाहते हैं कि जो लोग हैं उनके पास राइट टू इंफॉर्मेशन हो। जो वोटर होता है अगर वो वोट देने जाए तो उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। स्पेशली सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि देखिए 94% ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स वैल्यू के टर्म में उसकी डिनोमिनेशन 1 करोड़ की थी। मतलब ये साफ दिखता है कि कॉर्पोरेट फंडिंग बड़े स्तर पर हुई है। तो वो कॉर्पोरेट फंडिंग कहां से हुई है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार जहां से कॉर्पोरेट फंडिंग हो रही है, मान लो कोई कंपनी ए है, अगर वो 5 करोड़ रुपए सरकार को दे रही है तो क्या सरकार उस फेवर में कोई काम तो नहीं कर रही है उस कंपनी के लिए? तो वो सारी चीजें एसेस करने का जो एक हक है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। लोग खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि राइट टू इंफॉर्मेशन हर एक वोटर को होना चाहिए। इसलिए हमने ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, जो अनोनिमस रखा गया है, उसको हम हटाते हैं, खारिज करते हैं। खैर, जाने से पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं, मैंने कल ही वीडियो बनाया था कि इलेक्शन कमिश्नर जो है अरुण गोयल साहब, उन्होंने रिजाइन कर दिया है और इसको लेकर फाइनली यहां पर बताया जा रहा है कि 15 मार्च तक जो अपॉइंटमेंट है नए इलेक्शन कमिश्नर की, मतलब कि आपको पता है इस समय सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही बचे हैं ईसी के अंदर, तो यहां पर 2 जो पद है इलेक्शन कमिश्नर का वो खाली है। और इसके लिए यहां पर सरकार जो है प्राइम मिनिस्टर का जो आपका टीम होता है, आपको पता ही है, इसके अंदर पीएम होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे अधीर रंजन चौधरी जी, और साथ ही साथ जो पीएम के द्वारा अपॉइंटमेंट एक यूनियन मिनिस्टर होंगे। तो मेघवाल साहब को अपॉइंट किया गया है। तो तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि यहां पर कौन बनने वाला है इलेक्शन कमिश्नर। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में गई और कही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होने चाहिए, इसके अंदर पीएम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन, ये तीनों होने चाहिए, लेकिन सरकार ने कानून बदला है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस अपॉइंटमेंट के ऊपर भी रोक लगा दे। तो देखते हैं इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, वो देखने वाली बात होगी। बट आई होप ये जो मुद्दा था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का, वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइसेस में क्या एक तरह से आपको देखने को मिलता है? मतलब कि उसका जो रिलेशन है वो कैसा है, इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइसेस। और इसका जो सही उत्तर है आप सभी को पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच लेते हैं स्टडी IQ पर, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।